नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले बात करते हैं बिजली की। बिजली को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्टील मंत्रालय ने बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री को सिफारिश की है। अगर बिजली को जीएसटी के तहत लाया जाता है तो इसका फायदा सिर्फ इंडस्ट्री को होगा, बल्कि आम कंज्यूमर को भी इसका फायदा होगा। अभी बिजली पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स रेट लगता है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर पिछले हफ्ते बैठक हुई थी, जिसमें पीएमओ बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। अभी ज्यादातर राज्यों में बिजली पर 12 से 15% तक टैक्स देना पड़ता है, लेकिन बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने पर इसे 5% की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बिजली के दरों में कमी आ सकती है। दीपक उपाध्याय, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो दीपक, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी। देखिए, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें स्टील मंत्रालय के अधिकारी और साथ ही साथ और दूसरे अधिकारी मंत्रालयों के भी उसमें शामिल थे। इसमें कहा गया कि जो इंडस्ट्री है उसमें बिजली जो है इनपुट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो स्टील हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो हो। तो ऐसे में वो इनपुट क्रेडिट बिजली का नहीं ले पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इन कंपनियों को जो पूरी लागत है उसका वो विवरण वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बिजली काफी बड़ी मात्रा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मेजर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसको जीएसटी में लेके आते हैं तो कंपनियां इसको इनपुट क्रेडिट के तौर पर बिजली पे जो जीएसटी पे हो रहा है उसको दे सकते हैं। तो इसीलिए ये कंपनी कह रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लेके आना चाहिए, ताकि वो इसको इस पर अपना इनपुट क्रेडिट ले सके। लेकिन अगर जीएसटी के दायरे में बिजली आती है तो इससे कंपनीज ही नहीं, कंज्यूमर को भी बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कंज्यूमर को भी फायदा हो सकता है इंडस्ट्री के अलावा, और जीएसटी के दायरे में लाया ना जाए या ना लाया जाए, इस पर पीएमओ विचार कर रहा है। बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठ रही है। वैसे जीएसटी से जुड़ी एक और खबर है। सरकार ने आज साफ किया है कि 5 स्टार होटल पर भी जीएसटी की दर 18% ही होगी। शर्त यह है कि रूम का किराया 7,500 रुपए से कम होना चाहिए। दरअसल यह माना जा रहा है कि जितने भी 5 स्टार होटल हैं उन पर जीएसटी की दर 28% होगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीबीएसई ने साफ किया है कि जीएसटी की दरें होटल के किराए के हिसाब से तय की गई हैं। इनका स्टार रेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पर जिन होटल ने रूम का किराया 1,000 रुपए रोजाना से कम रखा है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। जिन होटल में रूम चार्ज 2,500 रुपए रोजाना से कम है उन पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि 2,500 से लेकर 7,500 रुपए तक किराए वाले होटल 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे। यानी सिर्फ वो लग्जरी होटल जहां किराया 7,500 रुपए से ज्यादा रखा जाएगा वहां पर जीएसटी की दर 28% लगेगी। उधर सरकारी बैंकों के प्रस्तावित मर्जर में देरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई के नए प्रोविजनिंग नियमों की वजह से मर्जर और कंसोलिडेशन में देरी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि बैंक प्रोविजनिंग नियमों के असर का आकलन करने के लिए सरकार एक और तिमाही के नतीजों का इंतजार कर सकती है। सरकार को लगता है कि छोटे कर्जदारों के वर्किंग कैपिटल पर नए नियमों का असर पड़ सकता है। फिलहाल सरकार देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक और यूको बैंक की वित्तीय स्थिति पर नजर रखे हुए है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक आईबीसी के तहत जिन 12 एनपीए खातों का निपटारा किया जा रहा है उसके चलते बैंकों को मौजूदा वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। इसके चलते बैंकों के मुनाफे में 25% तक की गिरावट हो सकती है। कल ही गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील की याचिका को ठुकराते हुए बैंकों को आईबीसी के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया था। एस्सार स्टील सहित 12 कंपनियों पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई होनी है। इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल इन 12 खातों के लिए औसत प्रोविजनिंग 42% है, जबकि आरबीआई के नियम के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में इनके लिए 50% प्रोविजनिंग होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन एंड स्टील सेक्टर को 10,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की जरूरत है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 4,100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग चाहिए। उधर गुजरात हाईकोर्ट से करारा झटका मिलने के बाद एस्सार स्टील ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से और वक्त की मांग की है। मुंबई एनसीएलटी में दाखिल अपनी याचिका में एस्सार स्टील ने आपत्तियों पर सफाई और जवाब देने के लिए 22 जुलाई तक वक्त मांगा है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंड चार्ट ने एस्सार स्टील के खिलाफ एनसीएलटी में केस फाइल किया हुआ है। एनसीएलटी में इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इससे पहले एस्सार स्टील अपना जवाब देगी। आपको बता दें कि कल ही गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील की याचिका खारिज कर दी थी। एस्सार स्टील ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आईबीसी के तहत कार्रवाई के लिए आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद एसबीआई एस्सार स्टील को एनसीएलटी ले गई थी। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस फाइल किया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने केस को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 28 अक्टूबर सुनवाई की तारीख तय की है। प्रशांत भूषण पर आरोप है कि उन्होंने ट्वीट करके डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर झूठे आरोप लगाए। और जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश गुप्ता, इस बारे में और जानकारी दीजिए, क्या ये पूरा मामला और क्या अपडेट है? देखिए, जब भी कभी कोई इंसान किसी दूसरे शख्स की बदनामी करता है, उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाता है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, या कहीं किसी प्रकार से प्रसार करता है झूठे बेबुनियादी आरोपों को लेकर, तो ये जिसकी इसमें बदनामी होती है या जो आहत इंसान होता है, पीड़ित पक्ष, वो अदालत में आ सकता है, जो कि वो सिविल सूट फाइल कर सकता है मुआवजे के लिए, या फिर आपराधिक मानहानि का मामला जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल होता है, जिसमें अगर एक्यूज दोषी पाया जाता है तो उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। तो इस मामले में जो राज्यसभा सांसद है सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ दिल्ली के पटियाला के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट ने आज इस पर कॉग्निजेंस लिया है। कॉग्निजेंस लेने के बाद अदालत ने इसमें अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब यह कि अदालत में जो मुकदमा दायर किया गया था, अदालत ने उसको सुनने योग्य माना और उसके बाद उस पर आगे सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महेश गुप्ता इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी मुद्दे पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वकील विजय अग्रवाल से खास बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुभाष चंद्रा जी के वकील विजय अग्रवाल हमारे साथ हैं। विजय जी बताएंगे कि आज कोर्ट ने इसमें क्या कार्रवाई की है? आज हमने पटियाला हाउस की कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सावरिया जी के यहाँ सुभाष चंद्रा जी की तरफ से एक डेफेमेशन का केस फाइल किया था मिस्टर प्रशांत भूषण एडवोकेट के खिलाफ, क्योंकि मिस्टर प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था, उसमें 2 स्टेटमेंट्स जो थी वो फॉल्स थी। उसमें उन्होंने सुभाष जी के बारे में कहा था कि ये बीजेपी के एमपी हैं और इनके ऊपर चीटिंग की एलिगेशंस हैं। आज जो कॉग्निजेंस लिया गया इसके मायने बता दीजिए। जी, पहले मैं बताता हूँ। पहली बात तो सुभाष जी, ये नोन फैक्ट है कि वो बीजेपी के एमपी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे। दूसरी चीज़ ये है कि उन पर अभी किसी तरह की कोई भी चीटिंग का आक्षेप किसी भी सरकारी रिपोर्ट में कहीं से भी नहीं लगा है। तो ये कहने की वजह से सुभाष जी आहत हुए और उन्होंने कहा कि ये 2 जो मेरे साथ चीज़ें यूज़ की गई मेरे बारे में, ये मेरे को डिफेम करने के लिए की गई। इस पर हमने उनकी तरफ से एक डेफेमेशन का केस फाइल किया पटियाला हाउस कोर्ट में। तो कोर्ट में जब केस फाइल होता है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है, जिसे संज्ञान बोला जाता है हिंदी में। इसका मायने ये होता है कि कोर्ट ने प्राइमा फेसाई चीज़ को सही पाया और कोर्ट उसके अंदर आगे एविडेंस करवाएगी। इसमें अगली सुनवाई क्या है और थोड़ा दर्शकों को बताने के लिए अगली सुनवाई किस प्रकार होगी? इसमें अगली सुनवाई पर जो है सुभाष जी के जो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद कोर्ट प्रशांत भूषण जी को सम्मन करना है नहीं करना, इस बात पे फैसला लेगी। आज मगर कोर्ट ने इस कंप्लेंट को प्राइमा फेसाई रजिस्टर करते हुए कॉग्निजेंस ले ली है। उधर इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज यानी आईयूसी कम होंगे या बढ़ेंगे, इसे लेकर ट्राई के साथ टेलीकॉम कंपनियों की एक बैठक चल रही है। आईयूसी चार्जेस अगर बढ़े तो आपकी कॉल्स महंगी होंगी और अगर घटे तो कॉल्स सस्ती होंगी। दरअसल जियो लॉन्च के बाद से ही आईयूसी के विवाद ने जोर पकड़ा है। दूसरी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया शुरू से ही आईयूसी चार्जेस को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इन कंपनियों का कहना है कि अभी जो चार्ज है उससे कंपनी की कॉस्ट भी रिकवर नहीं होती है, लिहाजा इसे बढ़ाना चाहिए। जबकि जियो और रिलायंस कम्युनिकेशंस का कहना है कि चार्ज को खत्म कर देना चाहिए। ट्राई को आज इसी पर फैसला लेना है। इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस वो फीस होती है जो एक टेलीकॉम ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को चुकाता है जब उसकी कॉल दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क में आती है। फिलहाल यह दर 14 पैसे प्रति मिनट है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम, इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी है?
देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस को रिव्यू कर रहा है और उसको लेकर के उसने आज टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक वर्कशॉप जो है वो बुलाई थी। जो टेलीकॉम कंपनी है सबकी अपनी अपनी दलील है। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जो वो कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेस जो फिलहाल 14 पैसे है उसको बढ़ा करके 30 से 35 पैसे जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि रिलायंस जियो जो है उनकी तरह रिलायंस जो एसिमेट्रिक ट्रैफिक जो है उनकी तरफ भेज रहा है, जिससे कि उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। और अगर ये इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेस बढ़ता है तो उनको काफ़ी आसानी होगी। जबकि रिलायंस जो कहना था कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से 4G टेक्नोलॉजी आने की वजह से इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेस जो है वो कम होकर के जीरो जो है वो हो जाने चाहिए। तो इस पर टेलीकॉम रेगुलेटर ने सबकी सहमति जो है बनाने के लिए एक वर्कशॉप जो है वो बुलाई थी, ताकि जान सके कि कौन सी कंपनी का क्या पक्ष है। तो उसमें अभी फिलहाल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई 20 तारीख को ओपन हाउस करेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें जो है वो रखेगा। तो ये अगर इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेस अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा ग्राहकों को होगा। आने वाले दिनों में उनके लिए कॉल दरें जो है और सस्ते हो सकते हैं, कॉल दरें जो है बिल्कुल फ्री हो सकती है। लेकिन अगर ये चार्जेस बढ़ता है तो आने वाले दिनों में कॉल दरें उनके लिए जो है महंगी भी हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया असीम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाजारों में आज तेज गिरावट देखने को मिली। टैक्स का बोझ बढ़ने से सिगरेट कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट रही, जिसके चलते बाजार में गिरावट रही। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। बिकवाली के चलते आज के कारोबार में निफ्टी 9,850 के स्तर के नीचे फिसल गया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 364 और निफ्टी 89 अंकों यानी 89 पॉइंट्स के गिरावट के साथ बंद हुए। आईटीसी के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट के चलते एफएमसीजी इंडेक्स 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं इसके अलावा रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। मिड कैप और आईटी और बैंकिंग शेयरों में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। पहली तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर 1,283 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी की आय में भी 4% का इजाफा देखने को मिला है। इस तिमाही में कंपनी का एबिटा 14% बढ़कर 1,866 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का मार्जिन 20% से बढ़कर करीब 22% हो गया है। While personal care and foods were impacted by destocking, particularly in canteen stores. In laundry, Surf maintained its strong volume-driven growth momentum, and personal wash saw broad-based growth across all brands. Fair & Lovely relaunch, which we alluded to last time, has been well received. Also happy to share with you that after a successful launch in the south, Lever Ayush is now being extended nationally. Our tea business continued to deliver robust double-digit growth. उधर पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया अभियान के तहत रेलवे पश्चिम बंगाल के काचरापाड़ा में एक नई कोच फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसको लेकर रेलवे ने प्रस्ताव मंगाए। रेलवे इस फैक्ट्री को 5,000 कोच निर्माण का ऑर्डर देगा, जिसमें 3,000 मेमू और 2,000 ईएमयू कोच होंगे। सूत्रों के मुताबिक कोच फैक्ट्री के लिए 3 कंपनियों के कंसोर्शियम को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है और दिसंबर तक टेंडर मंगवाए जा सकते हैं। इस फैक्ट्री में निर्मित कोच सुरक्षा और सेफ्टी के लिहाज से काफी खास होंगे। इनमें सीसीटीवी कैमरा, एलईडी लाइट्स, डिस्प्ले बोर्ड, अनाउंसमेंट सिस्टम के अलावा ऑटोमेटिक खुलने वाले और बंद होने वाले दरवाजे लगे होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ समीर दीक्षित जुड़े हैं। समीर, ये बताइए, ये कोच फैक्ट्री कब से शुरू हो जाएगी और कितने का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें? मोदी के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो मिशन है उसको एक कदम आगे ले जाने के लिए एक बड़ा यहाँ पे रेलवे मंत्रालय ये कदम उठा रही है कि एक रेल कोच फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के काचरापाड़ा इलाके में लगाई जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि इसमें विदेशी कंपनी के साथ मिलकर ये फैक्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें प्रबल दावेदार हैं सीमेंस, एल्स्टॉम, बॉम्बार्डियर, ये फिलहाल फ्रंट रनर हैं। और इसको लेकर आरएफक्यू जो पहले फ्लोट किया जा चुका था नवंबर 2016 में, उसमें प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं और अब बिडिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट फ्लोट किया जाना है, डॉक्यूमेंट को आगे पेश करना है। और जो फाइनल बिडर्स इसमें निकल के आए हैं आरएफक्यू प्रोसेस के बाद में, उसमें सीमेंस, एल्स्टॉम और बॉम्बार्डियर वगैरह शामिल है। लेकिन खास बात इस रेल कोच फैक्ट्री की ये रहेगी कि इसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी जो भी बिडर फाइनली सेलेक्ट होगा उसके साथ में, जिसमें रेलवे की हिस्सेदारी 26% या अधिकतम 80 करोड़ रुपीस तक होगी। और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि 40,000 करोड़ का ये एक ऑर्डर बुक यहाँ पे रेलवे दे सकती है। ये जो रेल कोच फैक्ट्री बनेगी उसके बाद,
और इस फैक्ट्री से ट्रेन सेट निकल के भारतीय रेलवे को मिलेंगे। ट्रेन सेट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दिल्ली मेट्रो की तर्ज पे इनको बनाया जाएगा, जो कि 2 टियर 2 या टियर 3 सिटीज को जोड़ेंगे। स्पीड ज़्यादा होगी, ट्रैवल टाइम कम होगा और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये ट्रेन सेट। ठीक, बहुत शुक्रिया समीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। कलानिधि मारन और स्पाइसजेट का झगड़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। स्पाइसजेट ने शेयर ट्रांसफर विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मारन के पक्ष में फैसला देते हुए स्पाइसजेट को 579 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। 3 जुलाई के अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को आदेश दिया कि वो मारन को 250 करोड़ रुपए कैश और 329 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी 31 अगस्त तक लौटा दें। दरअसल फरवरी 2015 में जब स्पाइसजेट को अजय सिंह को बेचा गया, तब मारन और कैल एयरवेज ने स्पाइसजेट में अपनी पूरी 58.46% हिस्सेदारी अजय सिंह को ट्रांसफर कर दी थी। इस शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत कैल एयरवेज और मारन को 690 करोड़ रुपए के वारंट मिलने थे, जो उन्होंने स्पाइसजेट को चलाने और उसके कर्जों को चुकाने के लिए खर्च किए थे। इस प्रक्रिया को सेबी की मंजूरी जरूरी थी, जो नहीं मिली। अदालत में भी सेबी ने इस ट्रांसफर प्रक्रिया को मंजूरी देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने के मामले को 9 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया है और अब यह बेंच तय करेगी कि पैन कार्ड से आधार को लिंक करना प्राइवेसी का हनन है या नहीं। संवैधानिक बेंच यह भी सुनवाई करेगी कि प्राइवेसी का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच कल से सुनवाई शुरू करेगी। सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार को जरूरी करने के मामले की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को 5 जजेस की बेंच का गठन किया था। आपको बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्राइवेसी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 9 जजेस की राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा तय करने के बाद 5 जजेस की बेंच आधार की वैधानिकता पर विचार करेगी। उधर GST के विरोध में कपड़ा व्यापारियों की पिछले 17 दिनों से चल रही हड़ताल आज खत्म हो गई है। अहमदाबाद समेत पूरे देश में कपड़ा कारोबारियों ने अपनी दुकानें फिर से खोल दी हैं। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त सचिव हसमुख आढ़िया से मुलाकात के बाद व्यापारियों ने यह फैसला लिया है। एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी का जो है वो हमने कहा है कि भाई जो चाइना से आता है प्रोडक्ट, उसके ऊपर उन्होंने बोला ठीक है ये हम इम्पोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा देंगे तो भाई डोमेस्टिक मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा एक पुराने स्टॉक का जो है वो मुद्दा भी उन्होंने गंभीरता से हमारी बात को सुना है कि भाई जो पुराना स्टॉक है ऑलरेडी उसमें यान पे ड्यूटी भर चुके, कलर केमिकल वगैरह भी इनपुट वगैरह वो मुद्दा भी लिया। आढ़िया साहब भी बैठे थे, उन्होंने वो सब मुद्दे लिए। तो आज से हमारा कपड़ा उद्योग पूरा बाजार जितने भी आसपास के मार्केट हैं सब खोल के, और आज हमने एक मीटिंग बुलाई है सब महाजन के अहदेदारों को बुला के हमने सबको पूरा ब्रीफ कर रहे हैं। जो मुद्दे की जो बात हुई थी वो मुद्दा हम लोगों ने सबके सामने हम रखी है और उन्होंने भी सबने एक्सेप्ट की। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी ने आज नामांकन दाखिल किया है। एनडीए ने वेंकैया नायडू को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, वहीं गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू के नामांकन के लिए नायडू के साथ पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज समेत कई बड़े बीजेपी नेता संसद भवन से निकले। नायडू ने पीएम मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नायडू ने 2 सेटों में पर्चा भरा। पहले सेट के प्रस्तावक पीएम मोदी बने तो वहीं दूसरे सेट के प्रस्तावक अरुण जेटली बने। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि उनका नाता किसी दल से नहीं है और वो जनता और सरकार के बीच बनी हुई खाई को कम करना चाहते हैं। वहीं वेंकैया नायडू ने कहा कि वो संसदीय लोकतंत्र और परंपराओं का पालन करेंगे। इन दलों ने मुझे अगर इस जिम्मे के लिए बुलाया है तो इसलिए है कि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और मैं उस नागरिक के प्रतिनिधित्व के लिए आगे आया हूँ। I am now above party. I do not belong to BJP now. Secondly, I have also resigned from the Council of Ministers. I have personally conveyed to Prime Minister and sent a letter also yesterday night itself. कांग्रेस ने कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी को हर किसी ने स्वीकार किया है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाला व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं आना चाहिए। जेडीयू भी गोपाल कृष्ण गांधी के साथ है। प्रसन्नता है कि इस बार जल्दी से और व्यापक
तालमेल के साथ उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसलिए श्री गोपाल कृष्ण गांधी के लिए जेडीयू, बीजेडी और भी कुछ लोग सामने खुलकर आएंगे। Opposition candidate Mr. Gandhi, because he is non-political or above politics, acceptable to everybody. वही है ना जो याकूब मेमन आतंकवादी था, उसके पक्ष में खड़े हुए थे। तो ये समझ में आती है कि जो व्यक्ति देश के आतंकवादियों के पक्ष में हो सकता है, जब संवैधानिक पद पे रहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी चुनाव में वोट डाल सकते हैं। वोट एक को देना होता है, मगर पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से प्राथमिकता देनी होती है। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने सदन में बोलने नहीं देने का आरोप लगाने की वजह से इस्तीफा दिया। मायावती राज्यसभा में यूपी के सहारनपुर में हुई हिंसा के बारे में बोलना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सदन में हंगामा होने लगा। मायावती ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। मायावती ने कहा कि वो दलित परिवार से हैं और उनके हितों की बात करना चाहती हैं, लेकिन सदन में दलितों की बात करने से रोका जा रहा है, तो सदन में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मायावती इस्तीफे की बात कहकर सदन से बाहर चली गयी। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, You can ask for a discussion. What more you want? कुछ देर बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि भले ही बीजेपी दलित को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए, लेकिन उसे दलितों का वोट नहीं मिलने वाला। जब मैं अपनी बात नहीं रख सकती, देश और जनहित के मुद्दों पर अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे इस हाउस में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। लोग सोच रहे होंगे बीजेपी के लोग कि दलित को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा करके तो दलित उनको वोट मिल जाएगा। इनको सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और उधर एनपीए और प्रोविजनिंग को लेकर सेबी ने बैंकों के लिए नया फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर आरबीआई और बैंकों की ऑडिट में अंतर हुआ तो बैंकों को इसके लिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो एनपीए और प्रोविजनिंग में अंतर हुआ तो बैंकों को इसके लिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आरबीआई और बैंकों के ऑडिट में अंतर निकला तो लिस्टेड बैंकों के बारे में भी यहां पर एक अपडेट है। एक्सचेंजेस को डिस्क्लोजर देना होगा लिस्टेड बैंकों को। एनपीए और प्रोविजनिंग में अंतर का डिस्क्लोजर जो आरबीआई और बैंकों का ऑडिट हुआ और उसमें अगर कोई अंतर मिला एनपीए और प्रोविजनिंग में, तो इसको लेकर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक्सचेंजेस को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और सेबी को भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो सेबी ने बैंकों के लिए नया फरमान जारी किया। इसमें कहा गया है कि अगर आरबीआई और बैंकों का जो ऑडिट है उसमें अंतर दिखा तो बैंकों को इसके लिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सालाना नतीजों के साथ अलग से यह डिस्क्लोजर देना होगा। तो एनपीए और प्रोविजनिंग में अगर अंतर पाया गया तो बैंकों को सेबी का निर्देश यह है कि अब उनको इसके लिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उन्हें एक्सचेंजेस को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लिस्टेड बैंकों को। तो इस बारे में आगे अपडेट आपको देते रहेंगे हम। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरें बस इतनी। नमस्कार।